अच्छा बेटा, the topic that we're going to start today is comes under the heading of nuclear physics और radioactivity, the nuclear atom। आपके सिलेबस में इसके जो नाम है वो न्यूक्लियर एटम और रेडियो एक्टिविटी है। जब बात शुरू होती है इस टॉपिक की तो द टर्म स्टार्ट्स ऑफ विद द टर्म एटम। और जब हम एटम की बात करते हैं तो हमारे पास ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 1 सेंचुरी एटम पे बहुत सारे लोगों ने बात की और एटम के अलग अलग बारे में बताया कि एटम इस तरीके से इस तरीके का हुआ। फिर एक इवेंचुअली एक फाइनल जो है हमारे पास वर्जन जो आज हम एटम पढ़ते हैं उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द शेल्स। और आपने ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक पढ़ी हुई होंगी। अगर हम बात करें थोड़ी पुरानी 1800s की तो डेल्टन वाज द पर्सन जिसने एटम के बारे में बात की एंड ही स्टेटेड दैट कि एटम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डेल्टन की बात को थोड़ा टाइम बाद थॉमसन ने जो है चेंज किया और उसने कहा कि यार हमारे पास एक प्लम पुडिंग मॉडल होता है। इट्स बेसिकली अ मॉडल जिसमें ये समझता था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है बस बहुत सारे फैले हुए हैं एंड दैट्स एन एटम विद इट कंप्राइजेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स which was later on challenged and changed by Rutherford, and Rutherford gave us the nuclear model। और nuclear model में Rutherford stated that कि atom का जो center है that is positively charged and electrons are surrounding that positively charged center, which was later on changed by Neil Bohr। और नील बोर ने 1920 में बताया कि electrons जो होते हैं they are actually in the shells। और ये जो positive है that's a nucleus और उसके इर्द गिर्द electrons shells में मौजूद होते हैं। एंड लास्टली जेम्स चैडविक वो द साइंटिस्ट जिन्होंने आखिरी न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बताया इन हु टोल्ड अस कि देयर आर न्यूट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट विद द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और इन्होंने ये लास्ट बात पे हमें न्यूक्लियर मॉडल आज हम लोग ये वाला पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम जेनेरिकली बात करें व्हाट इज बेसिकली एन एटम, तो एटम इज बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है एंड कार्बन इज गिवन एज 6 and 12। तो ये जो 12 होता है दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियन नंबर, और यू कैन से इट्स द मास नंबर, और यू कैन से इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सम को हम लोग जो है न्यूक्लियन नंबर बोलते हैं। जो बॉटम वाला नंबर होता है दिस इज रेफर्ड एज प्रोटॉन नंबर। और जो प्रोटॉन नंबर होता है दैट इज बेसिकली एटॉमिक नंबर भी, और प्रोटॉन नंबर इन जनरल इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। याद रखिएगा एक न्यूट्रल एटम के लिए इन अ न्यूट्रल एटम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, और प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं तो इफ देयर आर 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द क्लोरीन देयर जस्ट मींस दैट 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस क्लोरीन में। एंड जो भी इसका मास होगा सब्ट्रैक्ट इट बाय द प्रोटॉन नंबर, जो रिमेनिंग होंगे वो इसके न्यूट्रॉन नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन में अगर 12 मास है तो 12 में से अगर मैं 6 प्रोटॉन माइनस कर दूं तो आई वुड बी लेफ्ट विद 6 न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स के लिए हमें न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस करना पड़ता है। तो गेट द न्यूट्रॉन्स हमें क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियन नंबर में से माइनस प्रोटॉन नंबर। और ये सारी बातें हम लोगों ने किसी ना किसी हद तक केमिस्ट्री में डिस्कस की हुई होती हैं। एज सच इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप लोग नहीं पढ़ रहे होगे। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं तो बेसिकली यार वही बात बोल दी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बेसिकली लाई इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस एंड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव शेल्स। तो न्यूक्लियस जो होता है दैट इज बेसिकली इन द सेंटर एंड इट हैज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एवरीथिंग इज इनसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट बहस भी है दैट इज बेसिकली जीएम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, गिगर मार्सलन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और वी कैन से रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे who actually gave us the nuclear model, एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अप्रेंटिस स्टूडेंट्स थे दिस गीगर एंड मार्सलन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड से पहले थॉमसन का मॉडल था दैट वाज बेसिकली लाइक दिस कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव फैले हुए हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया,
रदरफोर्ड इस चीज को हकीकत मानता था। इसने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली और उस गोल्ड फॉइल पे हजारों की तादाद में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को फेंका, जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। फॉर नाउ अल्फा पार्टिकल्स आर जस्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये अल्फा जो है, दे आर जस्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स। सर गोल्ड फॉइल ही क्यों? गोल्ड फॉइल बहुत थिन पीसेस में, बहुत थिन स्लाइसेस में कट की जा सकती है, तभी इसके लिए गोल्ड फॉइल को यूज किया गया। एंड इसमें किया क्या गया हमारे पास एक्सपेरिमेंट में, वी वर throwing a lot of positive alpha particles into a gold foil. थॉमसन का मॉडल जब आया हुआ था तो रदरफोर्ड ये बिलीव करता था कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिव है उनको सीधा सीधा गुजर जाना चाहिए, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर तो एबल टू पास थ्रू, बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स बड़े बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए एंड वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस्ड बैक। इस बात को समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी चीजों को लेके चलते हैं एक क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। लेट्स इमेजिन अ क्रिकेट ग्राउंड एंड लेट्स इमेजिन दैट इन अ क्रिकेट ग्राउंड, उसकी पिच के बीच के अंदर, मैं चैंपियंस ट्रॉफी के क्रिकेट ग्राउंड में पिच के बीच के अंदर एक मटर का दाना रख दूं, तो ये जो मटर का दाना है ना, दिस वुड एक्चुअली रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस इज द होल एटम। रदरफोर्ड के बकौल, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, जब हम लोगों ने हजारों की तादाद में अल्फा पार्टिकल्स को फेंका, तो वी ऑब्जर्व के मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो वर एबल टू पास थ्रू, एज यू कैन सी द ब्लू लाइंस। जो अल्फा पार्टिकल्स करीब करीब से लेट्स से पिच से गुजरे, वो कुछ लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए, और कोई एक आध दो चार बदनसीब अल्फा पार्टिकल्स थे जो एग्जैक्टली उस पी के हेड पे गए और वो बाउंस्ड बैक हो गए। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें तीन बातें पता चली। पहली बात क्या पता चली, पहले जो चीज हुई हुई क्या, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पास्ड थ्रू। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू, तो इस बात से हमने पहला रीजन स्टेट किया कि एटम तो मोस्टली खाली है। ये तो हमें पहली बात पता चली कि भाई क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए, तो हमें ये बात उधर से मालूम हुई कि एटम मेजरली क्या है, खाली है। सेकंड, फिर हमने देखा कि a few of alpha particles deflected at large angles. कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। इससे हमें यह पता चला कि ऑल द चार्ज एंड मास इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। सारा का सारा चार्ज एंड मास जो है इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। सारा मास और चार्ज इस मटर के दाने के अंदर है। ऑल द मास एंड चार्ज ऑफ द एटम इज इनसाइड द न्यूक्लियस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस्ड बैक। इससे ये पता चला कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज। क्योंकि इतना छोटा है कि इतने कम अल्फा पार्टिकल्स हैड चांस टू डायरेक्टली गो टू द हेड ऑफ द न्यूक्लियस, तो बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या हुए, बाउंस बैक हो गए।
बेटा हमारे पास इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर देयर आर थ्री observations and there are three reasons for those particular observations. All three observations are basically one by one. एक बार फिर से देख लेते हैं. Most of the alpha particles were able to pass through. That's the first observation कि majority alpha particles सीधे सीधे गुजर गए. दूसरी, a very few of them deviated at large angles, bounced, deflected at large angles. बहुत कम ऐसे थे जो बड़े बड़े angles पे deflect हुए. And very very rarely we saw that कि some of them bounced back. ठीक है जी. और इस चीज की मदद से हमने तीन रीजंस बताए क्यों ये ऑब्जर्वेशन हुई. क्योंकि बहुत सारे अल्फा वर एबल टू पास थ्रू, इससे हमने ये बताया कि एटम मोस्टली एम्प्टी है. एटम इज मोस्टली एम्प्टी, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिकेम गॉन वेंट अनडेविएटेड. Then second one was that a few deflected at large angles. That means कि क्योंकि सारा चार्ज और मास सेंटर में कंसेंट्रेटेड है, इस वजह से बहुत थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल्स बड़े बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं बात करूं कि वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस बैक, तो इसका रीजन है क्योंकि न्यूक्लियस इतना छोटा है, तो बहुत कम अल्फा ऐसे थे जो एक्जैक्टली हेड ऑफ द न्यूक्लियस को अप्रोच किए, जो कि बाउंस बैक हो गए. एंड yet अगेन अल्फा इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, तभी बेटा ये डिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है आ रहा था. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द अल्फा गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो आपके पास इसके अंदर जो कुछ सवालात आ जाते हैं, उनमें से मैं एक आध दो सवालात को डिस्कस कर लेता हूँ. लेट्स सी कि आपको मेरी बात कितने हद तक समझ आई है. ठीक है जी. आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स विल टॉक अबाउट टू क्वेश्चंस ओवर हियर. नंबर वन, एक सवाल आ गया कि इन गीगर मार्सटन्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स वर डायरेक्टेड एट अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल. फिगर 11.1 shows five of the nuclei of the atoms in layer. ठीक है. Complete the path of the rays. Okay. Since the first one is passing very close to the alpha nuclei, it will go deviate. ठीक है, वो थोड़ा सा deviate हो जाएगा, ये एक एंगल पे टर्न हो जाएगा. Second one will go straight क्योंकि इसमें कोई deviation नहीं आएगी, it's not close. और ये क्योंकि exactly nucleus के head पे आ रहा है, तो it would be reflected back. I hope this first diagram is clear to everyone. ठीक है, 3 marks मिल जाते हैं इसके. अच्छा जी. State the result of the experiment that shows that an atom consists of a very tiny charged core containing almost all the mass of the atom. क्या बोलता है कि वो कौन सा रिजल्ट है जिससे हमें ये पता चला कि एटम बहुत छोटा है और सारा चार्ज और मास के सेंटर में है. तो आप क्या स्टेट करोगे कि एटम बहुत छोटा है, इसके लिए वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू of alpha particles bounced back. क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल बाउंस किए थे, इस बात से हमें यह स्टेटमेंट मिलती है कि एटम मोस्ट एटम बहुत छोटा है. और दूसरा भी लिख दो, एंड फ्यू डिफ्लेक्टेड लार्ज एंगल्स. क्योंकि उसने दोनों बातें एक साथ ही पूछ ली ना, तो मैंने दोनों ही लिख दिए. मूविंग ऑन. State the sign on the charge of this core. Alpha के जो core nucleus होता है, that's positively charged. State what occupies the space between these charged cores. Charged core के बीच में कौन सी चीजें होती हैं? There are neutrons. Protons के बीच में neutrons होते हैं. ठीक है. And alpha अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो let's forget about part C for now. अल्फा के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आई वुड लाइक मेक श्योर कि ये चीज भी आपको क्लियर हो जाए. ठीक है जी. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. In a famous experiment, a beam containing a very large number of alpha particles were projected in a vacuum at a very thin gold foil. Figure 11.1 shows the path of three of the alpha particles, A, B, and C, traveling towards the foil. Alpha particle A traveling along a line which does not pass close to a gold nucleus. So as does not pass close, will go straight definitely. ठीक है जी. Alpha B traveling along the line which passes close to the gold nucleus. Close to the gold nucleus, that means it will be like bended.
ऊपर नीचे डजंट मैटर. पार्टिकल सी इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द नोड गोल्ड न्यूक्लियस, तो डायरेक्टली का मतलब ये है कि इट वुड बी बाउंस्ड बैक. Explain why alpha particles and gold nucleus repel each other, because they both are positive. As they both positive, ठीक है, दोनों positive होते हैं. Draw the lines to show the arrows of A, B, and C. We already done that. It's 3 marks. ठीक है जी. State two conclusions about the gold atom which resulted from the experiment. Conclusion means reason of observation. कंक्लूजन का मतलब रीजंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेगा मेरे बच्चों. क्या कंक्लूजंस ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाट कैन एक्चुअली बी स्टेटेड अबाउट दिस. तो वी कैन स्टेट 2 or 3 थिंग्स. आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट में दे सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एटम इज मोस्टली एम्प्टी. With all the mass and charge in the center. All the mass and charge is concentrated at the center. And last but not the least, nucleus is very small in size. कोई दो बताने, ठीक है जी. तो ये आपके पास अल्फा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, सब चीजें इसमें हो गई हैं. ठीक है जी. इसमें इससे मुश्किल सवालात नहीं पूछेगा. इसके अंदर अंदर ही डोमेन में रहता हुआ क्वेश्चंस को पूछेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी, मूविंग ऑन. द टर्म आइसोटोप्स. गोल्ड न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज. बेटा दुनिया का हर चीज का न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है ना बेटा. इलेक्ट्रॉन्स तो दूर दूर होते हैं, तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, गोल्ड न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज पॉजिटिवली चार्ज. तो जब अल्फा न्यूक्लियस के एतबार से रिपेल हो रहा है ना, ठीक है ना, तो बिकॉज अल्फा इज पॉजिटिव एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, तो दे वुड बी रिपेल्ड. ठीक है बेटे, ओके. एक्नॉलेज कर दो ताहा. मूविंग ऑन. बेटा ये जो एक्सप्लेन व्हाई अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर. बेटा अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर नाउ. ठीक है, यस, अभी शुरू हुई है. और हमारे पास जो है, जो गोल्ड का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड एटम, इट्स आल्सो पॉजिटिव. जब अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चीज के पास आएगा तो इट वुड बी रिपेल्ड. तो ये आके रिपेल हो जाएगा. तो व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ अल्फा? इट वुड बी मोर लाइक दिस. ठीक है, व्हाई दे वुड रिपेल? बिकॉज दे आर बोथ पॉजिटिवली चार्ज. गोल्ड का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. मूविंग ऑन. स्टेट टू कंक्लूजंस अबाउट गोल्ड एटम. मेरे बच्चे, कंक्लूजंस आर जस्ट रीजंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कि मैं क्या बता सकता हूँ गोल्ड न्यूक्लियस के बारे में. वी कैन से दैट एटम इज मोस्टली एम्प्टी. वी कैन से कि उसका सारा मास और चार्ज सेंटर में है. वी कैन से द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज. So that's basically what we can draw conclusions now. What we can conclude after the experiment कि क्या पता चला कि हमें. यही तो पता चला था कि एटम खाली है, उसमें क्या चीज है. तो ये चीजें जो है कंक्लूजन्स में आ जाती हैं. यस, इट्स जस्ट स्टार्टेड शान. मूविंग ऑन. बिल्कुल. अब ना नेक्स्ट बात करते हैं. नाउ देयर इज अ टर्म ऑफ आइसोटोप्स. Isotopes are basically atoms of same elements. They're basically same elements with same proton number and different neutron numbers. For example, carbon 13 and carbon 14 है. तो carbon 12, carbon 13 अगर example करूँ तो carbon 12 we have got proton as 6. The neutrons are also 6. But carbon 13 में protons are 6 and neutrons are basically 7 because minus करके.
तो जब भी पूछे व्हाट आर आइसोटोप्स, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। अगेन आइसोटोप्स के बाद जो है अब बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मासेस की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें पता है प्रोटॉन का जो होता है दैट्स 1, सॉरी मास इज 1, न्यूट्रॉन का मास इज आल्सो 1, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेक्स्ट नेग्लिजिबल 1/1840 की टर्म आप लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है जी। और रिलेटिव चार्जेस की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है और प्रोटॉन का चार्ज जो है +1 है। इसकी एक्चुअल वैल्यू भी अगर आप लोग लिख लो अपने पास तो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन, क्योंकि जिंदगी में एक आध बार ये भी पूछी गई है। इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल चार्ज होता है दैट इज 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19। सिमिलरली प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 10 टू द पावर ऑफ -19, एंड न्यूट्रॉन तो इज न्यूट्रल। ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोटोप्स और रिलेटिव एटॉमिक मासेस हो गए। Isotopes are atom of same element with the same number of protons and different number of neutrons. Whereas हमारे पास दो चीजें आइसोटोप्स हो सकती हैं। ठीक है, आइसोटोप्स एंड एलिमेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर that comes under the heading of radioactivity और radioactive decay। मेरे बच्चों, the term radioactivity basically refers to a nucleus that is unstable, एक एटम का न्यूक्लियस दैट इज अनस्टेबल, एंड दैट न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी emits something known as radiations from it. So it is the phenomena of emission of radioactive radiations from the nucleus of an atom because of insufficient binding forces. रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके क्या है? ये एक फिनोमेना है ऑफ एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बाइंडिंग फोर्सेस। हमारे पास एटम के अंदर जोड़ने की ताकतें कमजोर होने की वजह से जो रेडिएशंस एटम के अंदर से निकलती हैं, न्यूक्लियस के अंदर से निकलती हैं, दिस पूरे प्रोसेस को इन जनरल नोन एज अ रेडियो एक्टिविटी। What is a radioactivity? It is a phenomena of emission of radioactive radiations from the nucleus of an atom, and the instability of the nucleus is due to the insufficient binding forces to keep all the particles intact, which results in the emission of the radiations. And in our syllabus, we are discussing three radiations that are emitted from the nucleus. They are known as alpha, beta, and gamma. Alpha radiations, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस। कौन कौन सी? अल्फा है, बीटा है और गामा है। वी हैव गॉट थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस दैट इज बेसिकली द रिजल्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? फिनोमेना है। क्यों है? एमिशन होती है रेडिएशंस की एटम के न्यूक्लियस में से बिकॉज उसके जोड़ने की ताकतें वीक हैं। इट इज अ फिनोमेना ऑफ emission of radioactive radiations from the nucleus of an atom because of insufficient binding forces. Moving on. अच्छा जी, अब हमारे पास आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज बेसिकली कि ये रिएक्शन की दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। व्हाट इज मेंट बाय रैंडम प्रोसेस? इसका मतलब है कि हर न्यूक्लियाई के पास इक्वल चांस है डीके होने का। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कौन सा न्यूक्लियस कब डीके करेगा। When we talk about radioactivity, it is a random process. All nuclei has equal chance. There's no trend. There's no trend. अगर मेरे पास एक पत्थर है रेडियोएक्टिव, वो कहाँ से डीके करेगा? There's no trend to that. It is a it is a random process. All the nucleuses have equal chances to decay, and no prediction which nucleus will decay when can be made. तो मेरे ख्याल से रैंडम प्रोसेस वाली बात क्लियर होती है। सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट बेसिकली मीन्स कि कोई एक्सटर्नल कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाऊं या कम करूं, उससे निकलने वाली रेडिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस there is no effect on the rate of emission of the radiations because of
एनी एक्सटर्नल कंडीशन विच कैन बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसमें बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, दी और एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं नहीं नहीं। रेडियो एक्टिविटी पे कोई टेम्परेचर बढ़ाने कम करने से फर्क नहीं पड़ता। The radiations that are supposed to be emitted are supposed to be emitting at the same rate, whether the temperature is high or low, pressure is high or low, doesn't matter. So the rate of radiation emission, the rate of emitting the radiations that not is not affected by any external conditions, and that is basically what comes under the heading of random process and spontaneous process. तो random क्या है? कोई पता नहीं कौन सा डीके करे। स्पॉन्टेनियस क्या है? एक्सटर्नल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यार जीएम ट्यूब की बैकग्राउंड रेडिएशन की वर्किंग करते हैं और फिर अल्फा बीटा और गामा की पूरी जिंदगी जो है देखते हैं। यार मान लेते हैं कि मैं नहीं, ये फोन एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से रेडिएशन निकलेंगे। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स में से जब ये रेडिएशन निकलेगी तो ये रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है हमारे पास, नोन एज अ गीगर मिलर ट्यूब और अ जीएम ट्यूब। ये जीएम ट्यूब पीछे एक काउंट मीटर के साथ कनेक्टेड होती है और ये काउंट मीटर कितनी रेडिएशंस आ रही हैं वो बताता है, कौन सी नहीं बताता। तो GM tube detects the radioactive radiations present in the surroundings or in because of any radioactive source, but it will not tell us what type of radiations are received, but it would only tell us कि how many radiations per minute are received. तो GM ट्यूब की क्या खास बात है, ये कोई कौन सी टाइप के रेडिएशन है ये नहीं बताएगा, सिर्फ जो है बताएगा कि कितनी रेडिएशंस है। there's a certain range, उसके ऊपर they are harmful, before that they're okay। तो as such इसमें कोई इतनी rocket science नहीं है। तो what is a GM tube? It is a tube that is basically a device that is used to detect how many radiations are present in the surroundings, and this is connected to a count meter. This count meter actually gives us the reading known as the count rate। ये हमें count rate देता है, और जो count rate की बात आ जाती है तो बेटा ये वो है number of radiations per minute। तो count rate is the number of radioactive radiations that are detected per unit time, per minute। एक मिनट में कितनी radiation detect होती है, this is basically the count rate। अब यार बात आती है कि मैं आ गया दुनिया में, मैंने अपनी जीएम ट्यूब लाई और यहां रख दी। सर कुछ रेडियो एक्टिव यहाँ पे अपने पास नहीं है, ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव अपने पास नहीं है। तो अपन ने देखा कि यार अपनी जीएम ट्यूब जो है 30 35 40 की रीडिंग दे रही है बगैर किसी वजह के। मुझे बड़े परेशान। हमने कहा यार कुछ था नहीं, मैं रेडियो एक्टिव हो गया हूँ या ये कंप्यूटर रेडियो एक्टिव हो गया है? तो कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। हमारी सराउंडिंग में हमेशा कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मौजूद होती है, एंड these radioactive radiations that are present in the surrounding all the time are basically referred to the background radiations, and the background radiations are because of the cosmic rays that comes from the space sun से। कुछ रॉक्स होते हैं जिनकी वजह से ये रेडिएशंस मौजूद होती हैं। देयर आर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर रिजर्व्स, जमीन के अंदर न्यूक्लियर के सतह पे बहुत सारे रिजर्व्स हैं जिनकी वजह से रेडिएशंस निकल रही होती हैं, एंड वी डंप अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इन द न्यूक्लियर वेस्ट डंप्स, जिसकी वजह से रेडिएशंस जो है हमारे पास आ रही होती हैं। सो याद रखिएगा, whenever there is nothing there, और आपकी रेडियम ट्यूब एक रेडियोएक्टिव रेडिएशन शो कर रही होती है, these radiations are basically because of the background radiations that are present all the time, and they're never off, they're present all the time in the surroundings, and they are basically referred to the background radiations। अच्छा जी, अब यार चंद बातें हम लोग जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट दी अल्फा बीटा एंड गामा का छाला। अल्फा बीटा और गामा पे बात करते हैं, ठीक है जी। मैं चंद बातें इनमें करता जाऊंगा, समझते जाइएगा। सारी चीजें लिखने के लिए आती हैं और वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का ये सिंबल है। अब मैं अल्फा के बारे में बता रहा हूं, अब डॉट्स मैच कीजिएगा। अल्फा पार्टिकल की जो नेचर है ना, इट इज बेसिकली लाइक अ हीलियम न्यूक्लियाई। क्योंकि हीलियम का भी मास और चार्ज 42 होता है,
इसीलिए अल्फा का बेसिकली मास भी 4 और 2 होता है, मास 4 और प्रोटॉन नंबर 2 होता है। अगर पूछे प्रोटॉन्स, तो अल्फा में जो प्रोटॉन्स होंगे दे आर 2, और अल्फा में जो न्यूट्रॉन्स होंगे दे विल आल्सो बी 2। क्योंकि अल्फा में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम 4 है, तो अल्फा में मौजूदा प्रोटॉन्स 2 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं। अच्छा जी, अल्फा के ऊपर चार्ज होता है +2, तो चार्ज होगा अल्फा पे, दैट चार्ज ऑफ अल्फा इज +2। ठीक है जी, फिक्स वैल्यूज हैं, याद करनी है। सिक्स नेक्स्ट थिंग, अल्फा हैज हाई आयोनाइजेशन। सर क्या मुराद है आयनाइजेशन से? तो हमारे पास जब भी एक अल्फा पार्टिकल किसी भी में भी एटम के करीब से गुजरता है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है उसके शेल से। अल्फा बहुत चार्ज पार्टिकल है, एयर के बीच से गुजरा, एयर से टकराने वाले जितने भी एयर एटम से टकराए उन सारी एयर मॉलिक्यूल्स को, एयर एटम्स को चार्ज करता हुआ गुजर गया। तो कैसे चढ़ता हुआ गुजर गया भाई? तो भाई लिख लें यार, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा जाता है। पूछेगा हाउ अल्फा आयनाइजेस एयर, हाउ अल्फा आयनाइजेस एयर। तो एज अल्फा पार्टिकल, as alpha particle pass through the air molecules, one second, as alpha particles pass through the air molecules, they knock off neighboring electrons, causing them to be charged. तो जब भी अल्फा पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल्स के करीब से गुजरते हैं, तो उस नेबरिंग एयर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को उनके एटम से बाहर निकाल देते हैं, and then they cause them to be charged, and hence this phenomena, yeah, this is basically known as how alpha ionizes air। ठीक है जी, तो अल्फा एयर को ऐसे आयनाइज करता है, और अल्फा का चार्ज +2 होता है, अल्फा की आयनाइजेशन हाई होती है, अल्फा में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और अल्फा बड़ा मजेदार है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अल्फा की जो रेंज है, दैट इज ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स इन एयर। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स प्रेजेंट है, मान लेते हैं, ठीक है जी, मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो मैंने रखी हुई है संभाल के। ठीक है जी, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स मौजूद है, और इसमें से रेडिएशन निकल रही हैं, मान सकते हैं भाई हम लोग, हमने मान लिया इस सोर्स में से रेडिएशंस निकल रही हैं, और सामने हम लोगों ने एक जीएम ट्यूब रखी हुई है। मान लेते हैं अल्फा बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो हमारे पास काउंट रेट भी बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने इस रेडियो एक्टिव सोर्स को यहां रखा, 2 सेंटीमीटर पे रीडिंग आ रही थी 500 काउंट्स की। मैंने क्या किया, अब उठा खारिश आई, मैंने इस जीएम ट्यूब को थोड़ा पीछे कर दिया। कितना पीछे कर दिया इस जीएम ट्यूब को? लेट्स सपोज इतना पीछे कर दिया कि अराउंड हमारा जो डिस्टेंस था, दिस वुड हैव बीन अराउंड लेट्स से 20 सेंटीमीटर्स अराउंड। अब जो जीएम ट्यूब मुझे रीडिंग दे रही होगी, दैट रीडिंग वुड बी नथिंग, 30 अराउंड,
और ये जीएम ट्यूब जो रीडिंग दे रही होगी, ये सिर्फ अब बैकग्राउंड की दे रही होगी, क्योंकि मेरा जो अल्फा पार्टिकल है मासूम सा, वो यहां से आगे ही नहीं जा सकता, उसकी रेंज ही बड़ी छोटी है। तो अल्फा की रेंज इतनी सी होती है में, लेट्स से लेस देन 10 सेंटीमीटर्स। तो एक जो स्केल होता है ना आपका, उससे कम अल्फा की रेंज है। अल्फा पार्टिकल सोर्स से निकला, उससे ज्यादा आगे पास नहीं कर सकता। अल्फा इज हैविंग अ वेरी स्मॉल रेंज एंड यस दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारी बात अल्फा की हो गई, आयनाइजेशन की हो गई, चार्ज की हो गई। अगेन पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन तो भाई अल्फा कैन बी स्टॉप बाय अ पीस ऑफ पेपर। अल्फा कैन बी स्टॉप्ड बाय अ पीस ऑफ पेपर। इतनी कम होती है, इतना मुश्किल है इसके लिए पेनिट्रेट करना। अल्फा की पेनिट्रेशन इज सो लो दैट अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट इवन पास फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास मैंने एक जीएम ट्यूब लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, 500 काउंट आ रहे थे, और मैंने इस जीएम ट्यूब और अल्फा के 2 सेंटीमीटर ही है, और इसके बीच में एक पेपर रख दिया, एक पेपर रख दिया, पेपर। तो ये थिक पेपर या एक कार्डबोर्ड पेपर, या पेपर भी कुछ एग्जाम में वर्ड यूज करता है। तो इस पेपर की वजह से अब जो काउंट है वो 500 की जगह कम होके अराउंड फिर 30 हो जाएंगे, जो कि बैकग्राउंड के बराबर। तो ये हमारे पास बड़ी ही बेसिक सी बात थी कि अल्फा पार्टिकल्स की पूरी कहानी यहाँ पे मुक जाती है। अल्फा की पेनिट्रेशन, उनकी आयनाइजेशन, उनकी रेंज, उनका चार्ज, उनकी नेचर, 5 बातें अल्फा के बारे में हमें पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, उनका सिंबल भी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की नेचर इज तो लाइक एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, चले साथ साथ शाबाश। बीटा एक तो बीटा थोड़ा सा बदसूरत होता है, ठीक है, इट्स लाइक दिस। ये इसका सिंबल है बीटा का। इट्स नेचर इज बेसिकली एज एन इलेक्ट्रॉन। और बीटा पार्टिकल की खास बात क्या है बताता हूं। पहले तो 1 बाय 1 की भी पांचों बातें कर लेते हैं। सबसे पहले इसका चार्ज जो है वो -1 है, इसका कोई मास नहीं होता। इसका चार्ज इज -1। इसकी रेंज से शुरू की थी मैंने बात, या आयनाइजेशन से शुरू की थी? इसकी मीडियम आयनाइजेशन। अगेन सेम आंसर है, मीडियम आयनाइजेशन है। ठीक है, हाउ बीटा पार्टिकल आयनाइजेस एयर अगर पूछ ले तो बिल्कुल सेम आंसर है। ठीक है जी, एज बीटा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम्स। तो अगर यही सवाल सिमिलरली बीटा के लिए पूछ ले, हाउ बीटा आयनाइजेस एयर, तो आपने सिमिलर आंसर को जो स्टेट करना है। बट इसमें जो अल्फा की जगह जो है आपने टर्म्स बीटा के यूज करने हैं। ठीक है जी, तो एज बीटा पार्टिकल्स पास through the air molecules, a knock of electrons of the near beating molecule causing them to be charged। ठीक है जी, बीटा पार्टिकल्स की मीडियम होती है अल्फा का। अच्छा क्यों भाई? अल्फा पे चार्ज हमारे पास था +2 का, बीटा का चार्ज हमारे पास है -1 का। अल्फा का चार्ज डबल है कंपेयर टू बीटा, चार्ज डबल है। तो क्योंकि चार्ज डबल है तो आयनाइजेशन भी डबल है, आयन बनाने की ताकत भी डबल है। 2 हाथ है, बीटा का 1 हाथ है, इसके बाद 2 हाथ हैं, तो डबल ताकत, डबल आयनाइजेशन। ठीक है जी, मूविंग ऑन। अल्फा की रेंज और बीटा की रेंज जो होगी, दैट्स गोइंग टू बी फ्यू टेंस ऑफ सेंटीमीटर्स, कुछ टेंस ऑफ सेंटीमीटर्स इन एयर। और बीटा की जो हमारे पास हटा बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, बीटा की लेट्स से हमारे पास आखिरी बात क्या थी? बीटा की पेनिट्रेशन। फॉर पेनिट्रेशन, beta G is also medium and it can be stopped by few centimeters, few millimeters thick aluminum.
सर, हाँ भाई, सर मैं आपका सवाल एंड में लेता हूँ, ठीक है? मुझे 5 मिनट्स देना, इसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है? वरना रह जाएगा। मैं आपका सवाल लेता हूँ। आखिरी चीज हमारे पास जो है दैट इज बेसिकली गामा रेडिएशंस, ठीक है जी। गामा रेडिएशंस जो सर है ना, वो बड़ी मजेदार है। इनका सिंबल होता है कुछ ऐसा, वाई, ठीक है जी। गामा बेसिकली इनकी नेचर, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। गामा हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। गामा का कोई चार्ज नहीं होता, मास भी नहीं होता। देर जस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है? एनर्जी जब इमिट करते हैं, गामा रेडिएशन इमिट होती हैं। अच्छा जी, इनकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट होती है। इनको मतलब अब अगर रोकू नहीं ना तो रुकेंगे नहीं, ठीक है? और जो इनकी पेनिट्रेशन है, तो फ्यू सेंटीमीटर्स थिक लेड कैन रिड्यूस देयर इंटेंसिटी। तो रुकती नहीं है, बट लेड, अगर लेड बॉक्सेस में इनको रखा जाए तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बातें, टू कंक्लूड एंड सम इट अप। फॉर बीटा पार्टिकल्स इनकी रेंज इनफाइनाइट है, एंड देन फॉर गामा रेडिएशन इनको एक बहुत थिक लेड से रखूंगा तो इनकी रेंज थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है? अल्फा बीटा गामा के बारे में मैंने चंद बातें एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सारी मेंशन की हुई हैं। मैं इसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाना चाह रहा हूँ बिफोर मूविंग ऑन टू द एंड ऑफ द क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जो है ना, रेडियो एक्टिविटी की जो है वो, वरना जो है तंग हो जाओगे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये कि थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है आपके मेच्योर हो जाएंगे उस क्वेश्चन की मदद से। वेरी गुड, अच्छा जी। जस्ट इसके पार्ट बी को देख लीजिएगा, ठीक है जी, ताकि मैं इसकी, लेट्स से हमारे पास सैंपल है ABCDE। हमारे पास देर आर सैंपल 1 2 एंड 3। सैंपल 1 अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो ए पे रीडिंग हाई आ रही है, बी पे भी हाई आ रही है, सी पे भी आ रही है। सैंपल 1 में रीडिंग बी पे भी हाई आ रही है, मतलब ए पे भी हाई है, बी पे भी हाई है, सी पे भी हाई है, मतलब कार्डबोर्ड से भी गुजर गया, अब एल्युमिनियम तक पहुंच गया। डी पे भी हाई है, मतलब स्टील से भी गुजर गया और लेड तक पहुंच गया। और ई पे लो है, मतलब अभी भी खत्म नहीं हुई, ई पे लो हुई है। तो मतलब लेड से कौन सी चीज लो हो जाती है? गामा रेडिएशंस। तो अगर कोई रेडिएशन बिल्कुल ए पे हाई है, ए पे तो सब हाई होंगी, बी पे भी सब तकरीबन, बी पे अल्फा क्यू के रुक जाएगी, अल्फा बहुत कम हो जाएगी, बी पे ना होने के बराबर हो जाएगी। और सी पे तो अल्फा जा ही नहीं सकती ना, कार्ड से तो अल्फा ने रुकना ही रुकना है, अल्फा का काम ही कार्डबोर्ड से रुकना है। अब सी के बाद डी पे अगर नहीं जा रही, सी पे रुक रही है, मतलब बीटा हो सकती है, क्योंकि बीटा स्टील से पास नहीं कर सकती, एल्युमिनियम से रुक जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेड से तो खैर कोई भी पास नहीं करेगी, गामा थोड़ी सी रुकेगी, ठीक है? अब सैंपल टू, ए पे हाई, बी पे हाई, सी पे लो। ए पे हाई, बी पे हाई, सी पे लो। अच्छा, सी पे लो, अब क्यों बीटा होगा, क्योंकि बीटा की रेंज भी तो फ्यू टेंस ऑफ सेंटीमीटर, सी तक आते आते लो हो जाएगी। और डी पे सारी की सारी स्टील से स्टॉप हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी रेडिएशन आ जाएंगी? बीटा आ जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैंपल 3 में अगर मेरे पास ए पे हाई है और बी पे जीरो है, इसका मतलब वो अल्फा है, क्योंकि अल्फा 10 सेंटीमीटर के आगे तो जा ही नहीं सकती ना, तो ए पे तो हाई होगी अल्फा, बट बी पे जीरो हो जाएगी, तो ये हमारे पास अल्फा है। एक पार्ट पूछता है, स्टेट व्हाट विच टाइप ऑफ रेडिएशंस अल्फा बीटा गामा आर मोस्ट आयनाइजिंग। तो मोस्ट आयनाइजिंग रेडिएशन हम लोगों ने अभी पढ़ी, दे आर बेसिकली अल्फा रेडिएशंस। तो ये हमारा पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसकी हाफ लाइफ की वर्किंग और लेटर ऑन मूव करेंगे, ठीक है?